आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं अरशद अली, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेशन हमारा लाइव हो चुका है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए। सोरन जी, प्रिया जी, आराध्या जी, मोहम्मद अदनान, गुड आफ्टरनून। साक्षी जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सेशन में जुड़िए ही जल्दी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड का जीएस का मॉडल नंबर 43। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। करण जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, ये वाला सेशन हमारा 2 बजे से शुरू होना था। वैसे हमने कल 1 बजे के लिए बोला था, लेकिन अगर 1 बजे आपको सेशन नहीं मिलता है तो आप 2 बजे तक का वेट कर लिया करें, ठीक है। गुंजन जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल होंगे तो मतलब सीधे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ही। आंसर उसमें छोटे होंगे, लेकिन वो शायद आपके लिए नए हो सकते हैं इसमें। तो सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आर्मी लवर्स, गुड आफ्टरनून। तो चलें, पहला सवाल करते हैं हम लोग अपना। नोटिफिकेशन नहीं मिला, एक बार टेलीग्राम में हमने भी इसको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखिए बाकी सारे लोग। इवनिंग वाली क्लास अगर हो सकता है तो आज जल्दी भी हो सकती है आपकी, 8 बजे से। हाँ, टाइम डेट अभी आपको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा सेशंस की टाइमिंग्स भी बढ़ाएंगे अभी हम, ठीक है। पहला सवाल देखें आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टाइमिंग बढ़ाएंगे और थोड़ा सा अभी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन को भी देखना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आज का। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी हुए हैं, 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर किसको बोलते हैं? गुरु यानी मास्टर्स को बोलते हैं जैन धर्म में। तो जब महावीर स्वामी को कैवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति जिसको हो जाती है, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति जिनको हो जाती है उनको जिन की उपाधि दी जाती है, ठीक। तो जिन का अर्थ होता है विजेता। किसी ने ठीक बताया है, जिन का अर्थ होता है विजेता। कौन कर, जितेंद्रिय कह सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो, इसके अतिरिक्त उनको जो है कई सारी उपाधियां और भी मिली है। कैवलिन की भी उपाधि उनको मिली है, निर्ग्रंथ की उपाधि उनको मिली है, अहर की उपाधि। देखो यहाँ पर ये प्रश्न आ चुके हैं ऑलरेडी। महावीर स्वामी को जो कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं ये हम आपको बता दें, किसी एक प्रश्न में आपको ये शामिल की जाती हैं। इसमें अगर आप देखें, जिनकी उपाधि के साथ साथ एक अहर की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। अहर मतलब होता है योग्य, इसका मतलब निर्ग्रंथ है। एक है निर्ग्रंथ, एक उपाधि और है कैवलिन, कैवलिन और जिन, ठीक है। ये सब महावीर स्वामी की उपाधियाँ हैं, ये सब महावीर स्वामी की उपाधियाँ हैं। चलो आगे चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बताइए कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर अगर आपको याद हैं तो बताइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन बताएंगे? एस बी राइट, हेलो, गुड आफ्टरनून। पूजा जी, गुड आफ्टरनून। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, इसको बताइए, वो भी बताइएगा जो हमने पूछा है आपसे। अब इसमें देखें, ऋग्वेद में जो विश्वामित्र हैं, ऋषि विश्वामित्र नामक एक ऋषि हुए हैं, और किन 2 नदियों के बीच का संवाद है? किन 2 नदियों के बीच में संवाद है? बिल्कुल ठीक कहा, ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ कहेंगे। फर्स्ट तीर्थंकर या तो आदिनाथ आएगा नाम, या आदिनाथ या ऋषभ देव, ठीक है, या ऋषभ देव। सवाल नंबर 2 देखो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ऋग्वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 4 ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद मिलकर के बना है 10 बुक्स से। इन 10 बुक्स को कहा जाता है मंडल। तो 10 मंडलों से निर्मित है, और उसमें एक मंडल है तीसरा मंडल, ठीक है। तीसरा मंडल या तीसरी बुक है तीसरा मंडल। इसी के अंतर्गत ऋषि विश्वामित्र का जो है वर्णन मिलेगा। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नाम से जो है एक मतलब
आप कह सकते हैं कि कथा के बारे में बताया गया है। तो इसमें ऋषि विश्वामित्र और शतुद्री नदी है और विपाशा नदी है। शतुद्री नदी और विपाशा नदी, इनका वर्णन किया गया है। देखो शतुद्री नदी का जो मतलब वर्तमान नाम है सतलज है, विपाशा का व्यास है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में नदियों के नाम क्या है। सतलुज तो शतुद्री ये नाम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्यास नदी को विपाशा नदी, दोनों नदियों का वर्णन है। आगे चलो। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन कर लिया था। बेनज़ीर जी क्लास अभी शुरू हुई है, बस 5 मिनट पहले ही। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। तो CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कौन सी एक पार्टी को शुरू किया गया था कांग्रेस के भीतर ही। ये स्वराज पार्टी थी, ये पार्टी थी स्वराज पार्टी। वर्ष बताइए इसका। स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था सितंबर 1923 में किया गया था। सितंबर 1923 में दिल्ली का जो एक कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ही इस पार्टी को मान्यता दी गई थी। तो इस पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। गन्ने के उचित मूल्य, गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य जिसको FRP कहते हैं, इसको मंजूरी कौन देता है, इसको मंजूरी कौन देता है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP। तो फेयर एंड रीम्यूनरेटिव जो प्राइस हैं, बाकी जो फसलें होती हैं, देखो बाकी जो फसलें होती हैं उन फसलों के लिए MSP डिसाइड किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस शब्द का यूज़ किया जाता है। लेकिन गन्ने का जो मूल्य है उसके रेट, फिक्स रेट के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं, FRP यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने वाला कौन है, ये है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इसको डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगला देखो, यह इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इरडा, इसको बोलते हैं इरडा। इरडा का हेडक्वार्टर कहां पर है, इरडा का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना में है इसका हेडक्वार्टर। कभी स्टेट वाइज पूछने लगे तो तेलंगाना हो जाएगा। अब ये देखो, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2000 में हुई थी। तो 2-3 सवाल बन जाते हैं इस पर। ये तो स्थापना पे पूछेगा प्रश्न, 2000 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर शुरुआत में दिल्ली में था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। दिल्ली से इसको तेलंगाना या हैदराबाद जो ट्रांसफ़र किया गया था वो 2001 में किया गया। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र किया गया था, हेडक्वार्टर को इसके ट्रांसफ़र किया गया था। अगला देखो, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है किसका। सवाल नंबर अगला देखिए, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, या इसमें पूछा हुआ है कि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी जो है वो किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है। इसका जो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में, प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, इसके क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें शामिल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें शामिल है। अगला देखो, ये सवाल हम कई बार कर चुके हैं, ये सवाल हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग ही पूछा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हट के पूछा हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। देखिए इसको देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां 74वां पंचायती राज अधिनियम 1992 में आया था। ठीक है,
1992 में आया था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद रख सकते हैं, ये दिसंबर में आया था, ठीक है, दिसंबर 1992 में। अभी इसको लागू कब हुआ, लागू वाली डेट भी पूछ लेता है। ये तो आ गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, ठीक है। इसको लागू जो डेट थी वो थी 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया था। अब जिस दिन इसको लागू किया गया यही पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल को क्या कहते हैं हम, पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा एसिड मौजूद होता है। अगला देखो, बिछुआ की पत्तियों में चुभने वाले बालों के अंदर कौन सा अम्ल एसिड मौजूद होता है, कौन सा एसिड मौजूद होता है। तो नेटल की पत्तियों में चुभने वाले जो बाल होते हैं उसमें होता है मेथेनोइक एसिड, उसमें होता है मेथेनोइक एसिड, उसमें होता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है। आगे चलते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित जो रामप्पा मंदिर है उसे वर्ष 2021 में यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित किया गया था। उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। किस शासन या किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था, रामप्पा मंदिर। चलिए बताइए। हाँ जी, रामप्पा टेम्पल के बारे में बताना। सी उत्तर कर रहे हैं विजयनगर। और बताइए सभी लोग, बताइए इसको। गलत उत्तर है, सी कर रहे हैं आर्मी लेवल। आपने डी किया है इसका उत्तर। देखो, तेलंगाना राज्य का जो पालमपेट गांव है इसमें रामप्पा मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। काकातीय वंश ने इसको बनाया था, ठीक है, काकातीय वंश जिन्होंने किया है वो, ठीक है, काकातीय वंश। इसके शासक हुए हैं गणपति देव, इसके शासक हुए हैं गणपति देव, गणपति देव इसके शासक हुए हैं, ठीक है। उनके शासनकाल में 1213 एडी में इसका निर्माण किया गया। इसको एक नाम और दिया जाता है रुद्रेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर का नाम भी इसको दिया जाता है, कभी भी पूछ ले। 2021 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अगला देखो, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम बलाम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, इसको बताइए। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य, किस यूटी में जो कुथम बलम मंदिर है इनमें एक, तो इनमें एक प्रदर्शित सामाजिक सामाजिक धार्मिक कला है। कौन सी है ये, केरल में, केरल में है ये। तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन सबने आज लिए हैं, आर्ट एंड कल्चर के। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसको बताइए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का मुख्यालय कहाँ पर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ भारतीय भाषाओं के लिए केंद्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये हेडक्वार्टर पे कई सारे सवाल पूछ लेता है आपको, कभी कभी मैचिंग में पूछता है, तो मैचिंग में मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न आपको। तो ये हो जाएगा मैसूर यानी कर्नाटक में, मैसूर यानी कर्नाटक में। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। सवाल अगला भी अच्छा है। पेरुंगदाई कोंगू वेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। पेरुंगदाई जो है कोंगू वेलीर द्वारा एक लिखी हुई महान काव्य या महाकृति है, ये किस साहित्य से संबंधित है। अच्छा देखो, ये साहित्य जो है ये है तमिल साहित्य, ये तमिल साहित्य है, ये है तमिल साहित्य। अगला देखो, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे इसको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था। वीरता पुरस्कार कौन सा था जिसका नाम बदल करके शौर्य चक्र कर दिया गया था, इसको देखें। अच्छा प्रश्न है। तो भारत सरकार के द्वारा साल 1967 में 3 वीरता पुरस्कार हुआ करते थे, अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3, ठीक है। इनका नाम तीनों का बदला गया एक साथ में, ठीक है। जब तीनों का नाम एक साथ बदला गया, देखो अशोक चक्र वर्ग 1 पहले जो हुआ करते थे अशोक चक्र, इनका नाम सिंपली हो गया अशोक चक्र, ठीक है, इसको कहा गया अशोक चक्र, ये बदले हुए नाम है। दूसरा जो है अशोक चक्र द्वितीय कैटेगरी जो है,
इसको कहा गया कीर्ति चक्र, इसको कहा गया कीर्ति चक्र। तीसरा है, थर्ड वन है जो वर्ग 3 है, इसको कहा गया शौर्य चक्र। तो तीनों के नाम ध्यान रहेंगे, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा सी। हमें शौर्य चक्र के बारे में ही पूछा हुआ है। तीनों में से कोई भी नाम पूछ लेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद आपने ना पढ़ा हो। कोलकाता में स्थित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें सी उत्तर ज़्यादातर लोग रहे। तो कोलकाता स्थित जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है उस समय रिचर्ड वेलेजली ने की थी। वेलेजली, वेलेजली ने की थी, रिचर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो कॉलेज जो है ये कॉलेज जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम के प्रीमाइसेस में ही इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस कॉलेज में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक है, तो इसका पहले नाम था ओरिएंटल सेमिनरी, इसका नाम था ओरिएंटल सेमिनरी, बदल दिया गया था। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र भारत की बात चल रही है। 1921 में पहले हड़प्पा साइट को खोजा गया था, लेकिन वो स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया था। अब यहाँ पर बताना है आपको, इसको बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आपको बताना है। हाँ जी, इसको बताइए। हाँ जी, तो ये है रोपड़, ये है रोपड़। तो पंजाब प्रांत में है, सतलुज नदी के तट पर ये रोपड़। तो भारत का सैन्य स्थल है ये। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, तो इसका नाम वर्तमान में अगर देखेंगे तो रूपनगर है। इस साइट का नाम क्या है? रूपनगर। और इसकी जो खुदाई करवाई गई थी, ठीक है, इसकी खोज की थी बीबी लाल ने। ठीक है, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। आगे चलो, और इसकी खुदाई जो वाई शर्मा है, यगदत्त शर्मा ने करवाई थी। अगला देखो, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने वर्षों तक साधारण कारावास की सजा उनको सुनाई गई थी? आगे देखें, असहयोग आंदोलन का जब स्थगन हुआ उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तारी की गई थी। गांधी जी गिरफ्तार हुए थे 10 मार्च 1922 में। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे और 18 मार्च को अहमदाबाद के जो सत्र न्यायाधीश थे उस समय के ब्रूमफील्ड, उसने गांधी जी को सज़ा सुनाई थी 6 साल की। ये सवाल सबको पता है, 6 वर्ष की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में 6 साल से पहले ही उनको रिहा कर दिया गया था 1924 में। तो उनको रिहा किया गया था स्वास्थ्य कारणों से, पहले ही रिहा कर दिया गया था। 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया था। ये भी पूछा हुआ है रिहा कब किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, ये सवाल आपके लिए नया होगा, इसको देखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम है। और देखो, सबसे ज़्यादा भारत के संविधान पर प्रभाव भी इसका ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें बताना है, मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित था। भारत सरकार अधिनियम 1 और दूसरा कौन सा अधिनियम था आपको बताना है। दूसरा कौन सा अधिनियम था आपको ये बताना है। हाँ जी, इसको बताइए, कौन कौन से 2 अधिनियम इसमें शामिल थे। तो 1935 का जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। तो इसके 2 हिस्से किए गए थे। एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वयं था, एक था बर्मा सरकार अधिनियम। ठीक है, बर्मा सरकार अधिनियम, तो ये 2 थे, आप जानते हैं। तो बर्मा को भी इसी अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था, ये भी ध्यान रखना, 1935 के थ्रू ही। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था 1905 में। और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ इसी समय, मतलब इसी के उसमें शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था? तो हमने उस आंदोलन को डिस्कस किया था। 1905 का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन करजन के समय में, लेकिन वैसा ही एक आपको आंदोलन देखने को मिलेगा ये
1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद में 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन शुरू किया गया था, वंदे मातरम आंदोलन। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम आंदोलन 1907 में, वंदे मातरम आंदोलन 1907 में। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? कौन सा इसमें भूरा कोयला कहते हैं इसको? तो देखो, कोयले की जो है, कोयले की 3 क्वालिटी होती हैं, सॉरी 3 नहीं 4। देखो, तो कोयले की जो है, जब कोयला बनता है तो कोयला बनने की प्रक्रिया में हज़ारों वर्षों के बाद जो कोयले की पहली फॉर्म का निर्माण होता है पीट। दूसरा होता है लिग्नाइट। जब पीट के बाद में और प्रोसेस होती है तो पीट की अगली अवस्था जो होती है कोयले की वो लिग्नाइट, फिर तीसरी की बिटुमिनस और चौथी की एंथ्रासाइट होती है। एंथ्रासाइट कोयला जो है सर्वोत्तम या उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ये हाई क्वालिटी का कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट। और भारत में एंथ्रासाइट आपको कहाँ पर मिलेगा? लद्दाख वाले क्षेत्र में, बहुत थोड़े क्षेत्र में मिलता है। लेकिन भारत में ज़्यादातर जो कोयला मिलता है वो भारत में बिटुमिनस टाइप का मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ये सबसे लो क्वालिटी का, पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है ना, और एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी का। तो लिग्नाइट जो है इसमें, लिग्नाइट ये क्या है? ये भूरा कोयला है। लिग्नाइट क्या है इसमें? ये ब्राउन कोल है, भूरा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 30% के बीच में मिलेगी। तो कोयले की 4 कैटेगरी में से एक है, तो जिसमें सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होगा। और भारत में अगर आप एंथ्रासाइट को देखोगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये जो है कोयला उत्पादक स्टेट्स हैं हमारे भारत के। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय का कौन सा भाग है जो नदियों के द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? हिमालय का कौन सा भाग है? ठीक है, हिमालय का कौन सा भाग है? हिमालय का कौन सा भाग है जो नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से निर्माण इसका हुआ है? सवाल अगला देखें। कौन सा है? सबसे नीचे कौन सा मिलेगा आपको? शिवालिक रेंज। शिवालिक ही है, शिवालिक रेंज। ठीक है, हिमालय का शिवालिक श्रेणी नदियों के द्वारा जो लाई गई असंगठित तलछट हैं या सेडिमेंट्स हैं उनसे बना है। तो ये हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे दक्षिणी श्रेणी भी इसको कहते हैं हम लोग। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ, आपको बताना है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एशिया में कहाँ पर सेटअप किया गया है? एशिया में कहाँ पर सेटअप किया गया है? इवनिंग वाली क्लास आज हो सकता है कि अगर हुआ तो 8 बजे से क्लास हो जाएगी आपकी, जल्दी भी हो सकती है क्लास, मैं देख लूँगा। टेलीग्राम पर जो है नोटिफिकेशन डाल देंगे उसका। संडे है, थोड़ा पहले कर सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा अगर 8 बजे नहीं हुई तो फिर अपने समय से ही होगी। इस वाले को बताइए। तो ये है, बिल्कुल सही बताया, कांडला गुजरात। कांडला गुजरात। तो भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1965 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, एशिया का पहला EPZ है ये। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ पर अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होता है? अल नीनो पर हमने प्रश्न किए हैं, लेकिन इसके अर्थ पर भी प्रश्न पूछ लिया गया है। अल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, कभी आगे ये पूछ दे तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द। सेशन को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग। ठीक है, तो एक समुद्री जलधारा एक प्रकार की। तो अल नीनो जो है पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जो प्रशांत महासागर है उसमें जो सतह के जल का असामान्य रूप से तापमान की जो स्थिति चेंज होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चाइल्ड क्राइस्ट होता है इसका मतलब, चाइल्ड क्राइस्ट, बाल मसीह। देखो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिजेश जी, वो आज का जो क्लास रहेगा वो खाली आज के लिए ही रहेगा 8 बजे का समय। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे और क्लासेस को शिफ्ट करेंगे जब हम, तो टाइम का भी देख लेंगे, क्योंकि अभी सभी को 9:30 का समय पता है, इसलिए नहीं टाइम से ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। आगे पीछे हो जाता है तो आप लोग का नोटिफिकेशन भी मिस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन, बताइए, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इसमें से कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कौन है? तो भारत में आर्थिक नियोजन के जो जनक हैं वो सर एम विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया हैं, सर एम विश्वेश्वरैया हैं। आगे देखें, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, इसको याद रखिएगा कब आया था ये। ठीक है,
समान पारिश्रमिक जो एक्ट था 1976 का, इसके किस चैप्टर में पुरुष और महिलाओं के, जो पुरुष और महिला श्रमिक होते हैं उनके समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा उनको, यानी उनको मजदूरी चाहे सेम काम हो उसको महिला अगर करती हैं या पुरुष करते हैं, ठीक है, तो दोनों का वेतन समान ही होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पे आपने देखा होगा कि महिला को जो है कम वेतन दिया जाता है सेम कार्य के लिए ही, तो इसमें समानता इसमें दी गई है, असमानता को दूर किया गया है। तो ये हो जाएगा इसके चैप्टर सेकंड में, इसके चैप्टर सेकंड में, ठीक है, इसके चैप्टर सेकंड में ऐसा बताया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जानते हैं। अब एक सवाल हम इसका पहले भी कर रहे थे कल, ठीक है, एक सवाल हम पहले, संस्कृत ज्ञान विद्या जी, पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ही मिलते हैं सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, इसको देखिए। इसके अलावा और अदर पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, उनको भी आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो संविधान की जो 7वीं सूची में उसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तीन सूचियां आती हैं। तो इसमें से जो विषय इन सूचियों में शामिल नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अवशिष्ट विषय, ठीक है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, यानी संसद के पास। और उसमें ऐसा ही क्या है, साइबर क्राइम पर कानून संसद ही बना सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है तीनों सूचियों में से। अगर देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश दे सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें। हाँ जी, भारतीय संविधान, अगला सवाल देखें, कौन सा आर्टिकल है। तो राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के थ्रू, 175 आर्टिकल के थ्रू, ठीक है, 175 आर्टिकल। 176 में राज्यपाल का अभिभाषण है, 164 में राज्य सरकार के मंत्रियों के बारे में है। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा एसेट पाया जाता है। कच्चे आम, कच्चा मैंगो आपने खाया होगा, कच्चा आम, कच्चे आम में कौन से एसेट होते हैं। कच्चे आमों में कौन सा एसिड पाया जाता है, कच्चे आम के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। देखो कच्चे आम में पाया जाएगा टार्ट्रिक एसिड। ये वाला सवाल नहीं पता था आपको, शायद पता था, कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं तो मतलब छूट ही जाएंगे प्रश्न अगर नहीं उसको पढ़ा गया होगा। वॉइस बफरिंग देखते हैं। देखो एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है सिरके में, एसिटिक एसिड होता है सिरके में जो एसिड होगा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटियाँ होती हैं, ठीक है, चींटियों में मिलेगा और मधुमक्खियों में यानी हनी बी में मिलेगा। बेंजोइक एसिड जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके परिरक्षण के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित इसमें देखो, खाशाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अच्छा सवाल है। तो किस खेल से संबंधित है ये, किस खेल से संबंधित है ये। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। हाँ जी, क्या आया, ये क्या थे, ये रेसलर थे, कुश्ती में, ठीक है, रेसलर कुश्ती में, बिल्कुल ठीक बताया आपने, इसे भी कह सकते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों में, अगला सवाल देखो, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ। ओपेक की जो स्थापना हुई थी इसका सम्मेलन कहाँ होता है। पेट्रोलियम निर्यातक देश जो होते हैं ओपेक का इनका एक संगठन है, ठीक है, इसे आप बताइए ये कहाँ पर हुआ था। तो ये बगदाद में हुआ था, ये हुआ था बगदाद में। देखो इसमें कौन कौन है, देखो इसमें एक कौन कौन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है और वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पास जो है पेट्रोलियम भंडार सबसे ज़्यादा हैं। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। उस शहर का भी नाम बताइएगा मुझे, क्या है इसका नाम भी बताइएगा। इसमें आप एक क्वेश्चन और डाल लीजिए, कभी इसका स्थापना वर्ष पूछ ले तो 1960 में इसको स्थापित किया गया था।
ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वियना में है, ओपेक का वियना। हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया नहीं। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वॉइस में कुछ दिक्कत है, एक बार चेक करते हैं, रुकिए। सभी को दिक्कत हो रही है क्या? मैं एक बार वीडियो प्ले करके देखते हैं हम लोग। वॉइस में प्रॉब्लम है क्या सभी को? एक बार ज़रा बताइए, मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर भी इसको। अच्छा, पीछे नॉइज़ है बैकग्राउंड में। ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए रुकिए। अभी बताइएगा इसके बाद, हाँ बताइएगा। थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ है तो पीछे नॉइज़ है बैकग्राउंड में, वो तब है जब हम नहीं बोल रहे। अभी हुआ सही? इसके बाद हाँ बताइएगा। थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ है तो पीछे नॉइज़ है बैकग्राउंड में, अभी ठीक है? तब है जब हम नहीं बोल रहे। हाँ कुछ है, ठीक है। चलो इसको अगले क्लास में देख लेंगे। अभी थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगा फिर इसमें, तो इसमें बताइए। हाँ हाँ, थोड़ा पहले ही बता दिया करें, आपको जब ऐसा लगा करें ना शुरुआत में ही क्लास के, इसको बता दिया करें। तो भारत का पहला नियोजित, जो पहली प्लांट सिटी कही जाती है, वो कौन सा शहर है बताइए? इसका दर्जा किसको मिला हुआ है? नॉइज़ नहीं है, माइक प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है, नॉइज़ तो नहीं है बिल्कुल ठीक है, माइक में ही कुछ इश्यू लग रहा है। देखो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये भारत की पहली प्लांट सिटी है और इसकी आधिकारिक भाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी भाषा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया था? आप अगला प्रश्न है, भारत ने वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया था? तो जब भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम आया था 1986, ठीक है, 1986 में, 1986 में, तब इसका इस्तेमाल किया था। उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने वीटो का प्रयोग कर लिया। जब ये मतलब लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के ये वाला बिल इनके पास में आया था, तो इन्होंने ना तो इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, ना ही इसको रिजेक्ट किया था, अपने पास पॉकेट में रख के भूल गए। इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये अभी इनसे पूछ सकता है कि 1982-87 में ये क्या थे? ये थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों, जिसमें सरस्वती नदी है और दृष्टवती नदी है, इनके बीच के भूभाग को क्या कहा गया है? इनके बीच के भूभाग को क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया ब्रह्मवर्त, ठीक है, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त कहा गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, आज ज्यादातर हमने, ठीक है, आज ज्यादातर हमने इसमें क्या किए हैं? आज ज्यादातर हमने इसमें जो संस्थान वाले क्वेश्चन है वो रखे हैं। तो देखो, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसमें देखिए, तो देखो कौन से स्थान पर है। ये है जो डोनापोला गोवा में है, डोनापोला गोवा में। अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है माइक, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हम नहीं बोल रहे अभी, देख, हाँ ये माइक में तो इश्यू आ रहा है आज, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। अभी बताइएगा, अभी क्लियर है थोड़ा? अभी बताइए, क्या दिक्कत है इसमें? अभी ठीक है? अभी बताइएगा, क्लियर है थोड़ा? आज तो ऐसे ही लग रहा है, ये प्रॉब्लम ही रहेगी। चलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। SST का भी डेट नहीं आया है, SST का भी डेट नहीं आया है। SST के एग्ज़ाम का जैसे ही डेट आएगा नोटिफिकेशन आपको डाल देंगे इसका। अगला देखो, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। वॉइस चेक कर लेंगे अभी तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाएगा, और अगर इसको हटाएंगे तो विदाउट माइक देख सकते हैं। अभी उर्दू का भी नहीं आया है मेरे ख्याल से, अभी कुछ 9 विषयों का है, ठीक है, 9 विषयों का है, ठीक है, 9 विषयों का है जो आना पेंडिंग है अभी, डेट, एग्जाम डेट, तो तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। तो ये है सी, स्ट्रेट ऑफ सुंदा। तो 40 क्वेश्चंस तक कर लेते हैं इसको, फिर ख़त्म कर लेंगे इस सेशन को आज के। बुरहानपुर में स्थित जो असीरगढ़ का किला है, इसको दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा के द्वारा इसको बनाया गया था? किस के द्वारा इसको बनाया गया था? सवाल नंबर अगला देखें।
हाँ जी, तो ये तो आसा आहिर के द्वारा, ठीक है, आसा आहिर। तो बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला, इसको दक्कन का दरवाज़ा कहते हैं। तो ये यदुवंशी राजा हुए आसा आहिर, इन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कौन से देश में है लेक तुर्काना? लेक तुर्काना किस देश में स्थित है? तो लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट लेक है ये। तो इसका बेसिन आपको मिलेगा कहाँ पर? केनिया में, ठीक है, केनिया में स्थित है ये, केनिया। तो केनिया, दक्षिणी सूडान और युगांडा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार जो वनों के प्रकार हैं इनको डिफाइन किया गया था? वनों के प्रकार को डिफाइन किया गया था, इसको बताइएगा। वनों के प्रकार को डिफाइन किया गया था, चलिए इसको बताइए। वनों के प्रकार को डिफाइन किया गया था, तो ये थे सर H.G. चैंपियन। तो भारत के वनों के टाइप्स को डिफाइन करने वाले यही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने ही किया था। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना कहा जाता है? गाडगिल योजना किसको कहा जाता है, इसको बताइए। गाडगिल योजना, देखो टोटल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसी को कहा जाता है गाडगिल योजना, ठीक है, गाडगिल योजना। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी मिली थी? तो किस अधिनियम, तो इसके 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो संसद के द्वारा जो नाबार्ड के निर्माण के लिए मंजूरी 1981 का अधिनियम आया था 61, ठीक है, एक्ट 61 के थ्रू की गई थी। अब इसकी जो है आपको डेट पूछता है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। आगे देखो, चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, या और करने आगे? आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अभी वॉइस में भी प्रॉब्लम लग रही है आपको। तो इसमें देखो, भारत में राष्ट्रव्यापी जो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसको देखें। तो इसका जो विचार है वो केलकर टास्क फोर्स ने दिया था। केलकर टास्क फोर्स ने वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में। बिग वॉइस, ठीक है, अभी हम तो दोबारा नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर सही है तो ज़्यादा हम 5-6 क्वेश्चन और कर सकते हैं अभी। चलो इनको भी कर ही लेते हैं। इसको देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तारीख को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन, जो पुराना वाला संसद भवन है, उसके प्रिंसेस चैम्बर में किया गया था। तो ये बताइएगा, जब देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है, देश का संविधान लागू किया गया था, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उद्घाटन कहाँ हुआ था? पुराने संसद भवन की जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है उसके अंदर। आगे चलें। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 2 फेज हैं, एक फेज है 1969 वाला, एक 1980 में। 2 फेजों में किया गया था। पहले फेज में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, दूसरे में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में अगर आप देखें तो इलाहाबाद बैंक थी, कैनरा बैंक थी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी, यूको बैंक थी, सिंडिकेट बैंक थी, और इसके अलावा और भी कई बैंक हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक है, ये सारे बैंक आ जाएंगे। तो इसमें विजया बैंक अगर आप देखेंगे ये नहीं थी, विजया बैंक इसमें नहीं थी पहले चरण में, ठीक है। आगे देखो सवाल नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में दोनों में एक एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है वो कब समाप्त किया गया था? एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है वो समाप्त किया गया था। अच्छा सवाल है ये, इसमें कई बार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज प्रश्न में भी ले लिया हमने। दुर्वेश जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा।
इसको बताइएगा। तो कौन सा ये संविधान संशोधन है? तो भारत के संविधान का 104वां संविधान संशोधन है, 2019 में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया था, एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा में तो 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और एक्सटेंड भी किया था। इसमें 2 चीज हुई थी। आगे चलो। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से जो संसाधन कम हो रहे हैं, वो संसाधन का नाम बताना कौन सा? तो ये अंतिम प्रश्न करते हैं आज का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, फिर इवनिंग वाले सेशन में जुड़िएगा। इवनिंग वाले सेशन में अगर 8 बजे की क्लास रहेगी तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से, या आपको व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से कर दिया जाएगा। चलिए इसको बताइए, ये अंतिम प्रश्न है आज का। तो देखो, जल, वायु और जो भूमि है, मिट्टी है, सूर्य की रोशनी, सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना। तो इसमें सबसे तेजी से क्या खत्म हो रहा है? शिवम गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? तो सबसे तेजी से मानव देखो अपने लिए क्या कर रहा है, अभी नगरों को बसा रहा है तो जंगलों को काट ही रहा है, जंगलों को काटता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट जो है कम हो रहे हैं, सबसे तेजी से फॉरेस्ट ही कम हो रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ लिया गया परीक्षा में। तो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन ये वन ही है, ठीक है भाई। ये वाले सेशन को इतना ही रखते हैं अभी हम। आपको इवनिंग वाले सेशन में मिलते हैं अब अगले सेशन में, ठीक है। इवनिंग में डिस्कस करेंगे, बाकी हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ये सारे PDF आज के क्लास का नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, या ये व्हाट्सअप नंबर रखिए 9717887888 अगेन 1। तो 9717887881 ये वाला रख लीजिए, इसको स्टेटस पर उसको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। कभी कभी नहीं पहुंचता है, कभी पहुंच जाता है, ठीक है। पहले ही शेड्यूल कर देंगे उसको, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टाइम का थोड़ा इश्यू हो जाता है, ठीक। चलो इस सेशन में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।